सुप्रीम लीडर की शहादत ईरान को एक बहुत बड़ा जो है धचका लगा। इसके बाद ईरान अब आगे क्या करेगा? ये एक बहुत ही ट्रेजिक सैड जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा एक सदमे से दोचार है। जो अटैक होते हैं ऑफेंसिव वो कई तरह के होते हैं। उनमें से इनका जो अटैक था वो रिजीम चेंज का था। रिजीम चेंज करने के लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल का जरूरी है। गलती से भी अमेरिका इजराइल ने यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की तो उसका हाल वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ है, और ये एक लंबी जंग शुरू हो जाएगी और खाना जंगी शुरू हो जाएगी ईरान के अंदर। अमेरिकन फौजी चॉकलेटी फौजी कहलाते हैं, मिनरल वाटर जेब में लेके जाते हैं, तो किसी भी तरह से भी इस तरह ऑफेंसिव पे नहीं जा सकते। क्या आपने हुर्मुज़ बंद होने से यहाँ सबसे पहले तो पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो जाएंगी। सवाल ये नहीं है कि ईरान ने अरब में मौजूद जो है अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सवाल ये है कि अरब रियासतों में अमरीकी अड्डे कर क्या रहे थे? मुमलिक जितने भी ममालिक हैं इन्होंने डर कर, जैसे यूएई ने डर कर इसराइल को तस्लीम भी किया। एक दिन पहले मोदी इसराइल गया और जाके उनको वहाँ पे एनओसी देकर आया कि बिल्कुल ठीक है, डे आफ्टर टुमारो अटैक कर दो, और डे आफ्टर टुमारो अटैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान सैयद अरम अब्बास। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद अगला लाहे अमल क्या होगा? ईरान किस तरह से जो है इसराइल पर अटैक करेगा, हमला करेगा, या फिर किस तरह सुपर पावर अमेरिका पर जो है अटैक करेगा? इब्राहिम लिंकन की मैं बात करूं तो खबरें ये आ रही हैं कि इब्राहिम लिंकन को मुकम्मल तौर पर ईरान ने तबाह कर दिया है। सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने बुलाया। सर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा, सुप्रीम लीडर की शहादत ईरान को एक बहुत बड़ा जो है धचका लगा। इसके बाद ईरान अब आगे क्या करेगा? देखिए, ये एक बहुत ही ट्रेजिक सैड और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा एक सदमे से दोचार है। ये बहुत बड़े एक रूहानी पेशवा थे आयतुल्लाह खमेनी, और साथ साथ ईरान के सुप्रीम लीडर थे, और इनकी शहादत से पूरी मुस्लिम उम्मत इस वक्त गम में डूबी हुई है। और इसको पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से कंडेम किया है। हमारे वजीर दिफा ने भी स्टेटमेंट दी है, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी डिफेंस दी है, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट आ जाएगी कि हम इसको कंडेम करते हैं अमेरिका के इस बेईमाना इक़दाम को, इसराइल के इस बेईमाना इक़दाम को। और मैं समझता हूँ कि ईरान में इस वक्त एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट वापस डेवलप हो गया है। जो कुछ अरसे पहले ईरान की अपनी हुकूमत के खिलाफ जा रहा था वो भी अब इस वक्त एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। आप देखिए वहां सड़कों के ऊपर, आज़ादी स्क्वायर के ऊपर कितना बड़ा हुजूम है। तमाम जितने भी उनके जो वहां पे रोजे हैं उन पर उन्होंने लाइटें जला दी हैं कि अब हम इंतकाम लेंगे। मैं समझता हूँ कि देखें जो अटैक होते हैं ऑफेंसिव वो कई तरह के होते हैं। उनमें से इनका जो अटैक था वो रिजीम चेंज का था। रिजीम चेंज करने के लिए आपको ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल का जरूरी है। आप ऊपर से एनिहिलेशन करते रहें, यानी तबाही बर्बादी करते रहें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, आप उनका स्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, उनकी चीजें तबाह कर देंगे, डिफेंस कैपेबिलिटी को खत्म कर देंगे, लेकिन नीचे आवाम है जो आपका कीमा बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के लिए आपके पास कोई एरिया नहीं है जहां से आप ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर सकें। और अमेरिकन फौजी चॉकलेटी फौजी कहलाते हैं, मिनरल वाटर जेब में लेके जाते हैं, वो किसी भी तरह से भी इस तरह ऑफेंसिव पे नहीं जा सकते। इसराइल के पास तो इतने फौजी ही नहीं है। तो ये जंग लंबी चलेगी क्योंकि ये ऊपर से अटैक करते रहेंगे और इस तरह से ये ईरान को तंग करेंगे। और मैं समझता हूँ अगर गलती से भी अमेरिका इजराइल ने यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की तो उसका हाल वही होगा जो अफगानिस्तान में हुआ है, और ये एक लंबी जंग शुरू हो जाएगी और खाना जंगी शुरू हो जाएगी ईरान के अंदर। तो ये मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात इसलिए क्रिएट होगी कि आपने हुर्मुज़ बंद होने से यहाँ सबसे पहले तो पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो जाएंगी, ठीक है। और जाहिर है कि हमारे पास जो है वो महाजरीन का भी एक मसला खड़ा हो सकेगा कि ईरान से अगर महाजरीन इस तरफ माइग्रेट करते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरी तरफ से ये होगा कि इन्फिल्ट्रेटर भी यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे मुजाहिदीन या इस तरह की, तो उनको भी हमें जो है वो देखना होगा सिचुएशन को। तो ये काफी गंभीर सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान की आवाम सही फैसला कौन इस वक्त बैठी हुई है, वही सही फैसला करेगी इस जंग का रुख किस तरफ जाता है, रजा पहलवी की तरफ जाता है या अमेरिका की यहाँ से जो है वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। सर सवाल ये नहीं है कि ईरान ने अरब में मौजूद जो है अरब रियासतों में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। सवाल ये है कि अरब रियासतों में अमरीकी अड्डे कर क्या रहे थे? देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हमारे इस्लामी मुमलकतों में अमरीका से डर कर और दबक कर और उनकी सपोर्ट के चक्कर में वहां उनको अड्डे दे दिए। यही वजह है कि ईरान ने उन मुल्कों पर अटैक नहीं किया, ईरान ने बेसिकली उन अड्डों को निशाना बनाया है। दूसरे, ये जो निशाना बनाते हैं तो ये बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए। एक होता है क्रूज मिसाइल जो बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट कर सकता है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा नहीं होती बल्कि कई किलोमीटर फैली होती है, तो वो डिसओरिएंटेड भी हो जाते हैं, ठीक है। और ये मिसाइल डिसओरिएंटेड होकर जो है शहरी इलाकों पर भी गिरे हैं, जैसे आपने देखा दुबई में गिरे हैं, वहां एक पाकिस्तानी की भी शहादत हुई है। तो ये उन्होंने तो निशाना बनाया है इनके
बेसिस को, यूएस बेसिस को। और ये यूएस बेसिस जो आपने सवाल किया, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि ये मुमलिकत, जितने भी ममालिक हैं, इन्होंने डर कर, जैसे यूएई ने डर कर इसराइल को तस्लीम भी किया। तो ये एक खामखा का इनका दिल में जो है वो डर है। लेकिन देखिए, इसी डर को देखते हुए सऊदी अरब ने बहुत टाइमली पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर दिया। हालांकि उनको पता था कि ये इजराइल नाराज होगा, उनको पता था अमेरिका नाराज होगा, सारा वेस्ट नाराज होगा इस वक्त, इंक्लूडिंग यूरोपीय यूनियन और खासतौर पर ब्रिटेन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने कहा जम मार दो, जम मार दो। अब पाकिस्तान की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे वो है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे है। और पाकिस्तान को उससे ये फायदा है कि हम इकोनॉमिकली हमें जो है वो एक सोर्स मिल गई है कि जरूरत पड़ने के ऊपर जंग में वो हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं, और हम उनको वेपन के जरिए से और अपनी दिफाई सलाहियतों के एतबार से उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। अब इसराइल की हिम्मत नहीं है। तो जहां तक ताल्लुक है कि ये जो ईरान ने फायर किए वो डिसओरिएंटेड हुए हैं मेरे हिसाब से, और वो उन्होंने उन बेसिस को निशाना बनाया है, और ये बेसिस बिल्कुल खत्म होने चाहिए और इन मुल्कों को पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए और पाकिस्तान से ही म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, फिर इनको किसी बेसिस की इंशाल्लाह ताला और किसी मुल्क को रिकॉग्नाइज करने की और इब्राहिम अकॉर्ड की मैं समझता हूं जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक दफा ये मिलकर ओआईसी हिम्मत करे और पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो। सर, सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद अब जिनको सुप्रीम लीडर की जानशीनी मिलेगी, अमेरिका ने अगला टारगेट उनको करार दिया है। अब क्या आपको लगता है कि ईरान की जो कह लें इंटेलिजेंस है उनको सेव कर पाएगी जिनके पास सुप्रीम लीडर की जानशीनी आएगी? देखिए, ये कहना तो मैं समझता हूं कि ये फोरकास्ट नहीं की जा सकती, ना प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये इट इज डिफिकल्ट टू से, क्योंकि अमेरिका इस वक्त टेक्नोलॉजी में बहुत हाई है। और आप देखें कि मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि इंडिया का जो दिफाई बजट है वो $88 बिलियन है, पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो सिर्फ $8 बिलियन है। तो $80 बिलियन इंडिया हमसे आगे। फिर इंडिया से आगे चाइना है $250 बिलियन, और चाइना से आगे अमेरिका है $1500 बिलियन, यानी $1.5 ट्रिलियन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अमाउंट का, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना बड़ी टेक्नोलॉजी इनके पास है। दे आर ट्रैकिंग एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इनसाइड द ईरान, एवरी जो डिग्निटरी है, जो मैटर करते हैं उनके लिए, ठीक है, जिसके वो अगेंस्ट हैं। तो मुझे ये इनको, ईरान को बहुत एहतियात से काम लेना होगा, और ज्यादातर इनको बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड रहकर, और इनको जो वहां पे, क्योंकि यहूदी भी बहुत ज्यादा तादाद में है इस ईरान के अंदर, फिर इंडियंस लोग हैं जो हिंदुस्तानी, वहां इंडियंस हैं वहां पे जो हिंदू हैं खासतौर पर, उनसे मैं समझता हूं कि इनको बचना होगा। इन्होंने यहूदियों से तो ये बच लिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल है जो खामनेई वगैरह की जो शहादत हुई है, इसमें ये इंडियन स्पाइज इन्वॉल्व है, जिनको उन्होंने नेटवर्क दिया हुआ था, और वो पाकिस्तान के खिलाफ भी वहां से नेटवर्क चला रहे थे। कुलभूषण जाधव इसकी एक मिसाल है आपके सामने। तो ये नेटवर्क अब उन्हीं के गले पड़ेगा, ये ईरान के। तो ईरान को समझने की जरूरत है कि देखिए, एक दिन पहले मोदी इजराइल गया और जाके उनको वहां पे एनओसी देकर आया कि बिल्कुल ठीक है, डे आफ्टर टुमारो अटैक कर दो, और डे आफ्टर टुमारो अटैक आ। बिल्कुल सर, आपने ये बिल्कुल बड़े पॉइंट की बात की कि जैसे ही मोदी का दौरा ख़त्म हुआ, उसी के बाद ही जो है इसराइल ने स्ट्राइक की, और इस वक्त जो करंट हालात हैं, इंतहाई कशीदा हालात हैं। अभी मैं सर आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि ईरान ने जो है इसराइल पर तल अवीव में जो है सैकड़ों की तादाद में बमबारी कर दी है, और ये खबरें बढ़ चढ़ कर सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू वो मिसिंग है। देखिए, नहीं, खैर ऐसा तो नहीं हो सकता। हम जिस तरह के हमारे बजट से मैंने आपको बता दिए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, और जिस तरह की हम आपस में दस्तों गिरेबां हैं, अपनी इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं, अपने मुल्क में जो आके एम्बेसियों को चला रहे हैं और आग लगा रहे हैं, बिल्कुल ये एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट है। मैंने कहा कि हम सब सदमे से दो चार हैं, सारी रात ये है तकलीफ में गुजरी है। तो लेकिन इसका हम क्योंकि उस बजट, उस इकोनॉमिक कंडीशन पे और बैड गवर्नेंस का शिकार हुए हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। ये मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा झूठी बात क्या हो सकती है कि नेतन्याहू मिसिंग है। बाकी ये है कि ये लोग, क्योंकि इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजी वाइज इस वक्त दुनिया पे ब्रेन हुकूमत कर रहा है, और ये अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कुरान में कि जनाब, क्या तुम गौर नहीं करते, तुम ठीक है, तुम तालीम हासिल नहीं करते, तो हमें आगे बढ़ना होगा, और उस वक्त तक डेफिनेटली ये हमें खामोशी से गुजारा करना होगा, और वो टाइम गेन करना होगा। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया। आप देखिए, ईरान को इतने अरसे से हम सुन रहे हैं एटम बम बना रहा है, एटम बम बना रहा है, फिर आगे जो है खामनेई साहब ने फितवा भी दे दिया 2003 में कि जी हम तो एटम बम नहीं बना रहे, हमें नहीं बनाना जो है वो गलत है। अब इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो ताकत का जवाब ताकत से ही दिया जाता है, और ताकत का जवाब उतनी ही ताकत से जाता है जितनी दूसरे के पास ताकत है। जब आप दूसरे के साथ ताकत में कम है तो आप उसका जवाब देने की पोजीशन में नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल अल्लाह ने फरमाया कि एक जो है वो मुजाहिद जो है वो 20 पे भारी होगा, ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त जब ग्राउंड फोर्सेस की लड़ाई की बात नहीं हो रही, मैंने कहा ग्राउंड पे अगर अमेरिका आएगा तो उसका कीमा बनाएंगे, आप देखेंगे वहां के ईरानी लोग। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में तो आसमान से फायर कर रहे हैं, आसमान से आग बरसा, तो बहुत मुश्किल है। और इनकी टेक्नोलॉजी ईरान की काफी आउटडेटेड है, पुरानी है। इनको देखें, इनको आंखें खुली रखनी चाहिए थी, इनको पता था ये होगा एक दिन, और हम सब को पता था, बच्चे बच्चे को पता था, तो इनको तैयारी करनी चाहिए थी, अपनी एयरफोर्स किसी तरह बनाते, आसपास मुल्कों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करते। खाली अल्लाह पे भरोसा करके जो है ये जंगें नहीं जीती जाती, आपको जमीनी असबाब भी पूरे करने होते हैं। ये असबाबी दुनिया है, आपकी पूरी आसमान खाली है, कोई आपका एयर डिफेंस इतना इफेक्टिव नहीं है। पुराने आपने S-300, जो आपको पता है वेनेजुएला में तो S-400 था, वो नहीं रोक सका अमेरिकन को, तो S-300 क्या रोकेगा। तो ये इनके पास इतनी ज्यादा जो हाई टेक्नोलॉजी है कि वो सबको जैम कर देते हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स को। और आपके पास रॉकेट टेक्नोलॉजी भी पुरानी आउटडेटेड है, इससे आप क्या कर लेंगे। हम बहरहाल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई चीज सरप्राइज निकलेगी, लेकिन अभी तक कोई सरप्राइज नहीं आया। इतना बड़ा नुकसान हो गया ईरान का और कोई सरप्राइज नहीं, तो खाली ये बोलते रहे हैं। और इन्होंने अंदरूनी खाना उस तरह से तैयारी नहीं रखी, दुश्मन को बिल्कुल विजिबल था, ये कोई सरप्राइज अटैक नहीं था, ये बहुत अरसे से प्लान हो रहा था, सारी दुनिया को पता था, बच्चे बच्चे को पता था कि ये अटैक आना है आना है आना है। तो ये तैयारी इन्होंने नहीं की, जिसका आज हम खमियाजा भुगत रहे। और यही सारे इस्लामी मुल्क को तो वो सोच लेना चाहिए कि तैयारी कर लें अभी भी, जिस तरह पाकिस्तान ने तैयारी की। आज पाकिस्तान हर चीज बना रहा है, चाहे वो सब मैरीन्स हो, चाहे फ्रिगेट्स हो, शिप हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो। पूरी दुनिया में फाइटर एयरक्राफ्ट J-17 का बोलबाला है। हर तरह के मिसाइल हम बना रहे हैं जनाब, जहां से बैठकर जो है ग्राउंड जीरो बना सकते हैं हम दिल्ली को और तेल अवीव को। तो पाकिस्तान के साथ कोई इस तरह की चीज हो तो फिर तो आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू इज मिसिंग। और इंशाल्लाह एक दिन ये फाइनल जो शोडाउन होना है, ये मैं आपको बता दूं, या आप नोट कर लें आज मेरी बात, कि फाइनल शोडाउन ये यही होना है कि एक्सिस ऑफ इविल और एक्सिस ऑफ गुड, हक और बातिल की जंग इस दुनिया में अज़ल से है, और इसका फैसला फिर एक दफा होता है, और अब ये फैसला होने जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि ईरानी इंटेलिजेंस कहां पर नाकाम जो है रही है? क्योंकि अमेरिका ने तो ऑलरेडी वाजिया किया हुआ था कि हम तो आपको मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, दुनिया में हर चीज चलती है टेक्नोलॉजी से, दिमाग से, अकल से, पैसे से। और पैसा जब चलता है तब चीजें चलती हैं, ठीक है। तो चीजें इस तरह से, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कैसे काम कर सकती हैं जिनके पास पूरी दुनिया में कहीं एक्सेस नहीं है, हर जगह उनका वीजा ब्लॉक है, उनके बंदे नहीं जा सकते। उनको तो खाली किसी कंट्री में एंटर होने के लिए सबसे पहले तो मसला है, उनके पास वो गैजेट्स नहीं है, वो सामान नहीं है, वो चीजें नहीं है, वो ट्रैकर्स नहीं है, वो जीपीएस सिस्टम नहीं है, वो सैटेलाइट्स नहीं है जिनसे वो किसी को ट्रैक कर सकें, किसी की अर्थ को मॉनिटर कर सकें, किसी की गाड़ी को निशाना बना सकें। तो ये सारी चीजें तो बहुत ही आउटडेटेड इंटेलिजेंस है, और ये इनको आज से 20 साल पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी आज के दिन की, जो इन्होंने नहीं की। ये मैं समझता हूँ ईरानियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि सिर्फ आप एक चीज पर भरोसा करके कि जी कोई डिवाइन हेल्प आएगी, तो डिवाइन हेल्प इस तरह नहीं आती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है जंग खंदक में अपने पेट पर पत्थर बांधे और वहां फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ की तो आंधी आई और वो लोग उनके खेमे उखड़कर वो चले गए। लेकिन खंदक बनाई, खंदक बनाने के बाद फिर बैठे। सर, ईरान की तकरीबन तमाम जो अहम शख्सियात हैं वो शहीद होती जा रही हैं। आपको क्या लगता है जो नई कैबिनेट अभी आएगी सामने फ्रंट फुट पर, उसको कितना टाइम ड्यूरेशन पीरियड चाहिए होगा इस सारे मामले को टैकल करने में? असल में ईरान पहले से तैयार था इस तरह की चीजों के लिए, क़यादत वाइज तो वो तैयार थे, लेकिन दिफाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। जो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जो है ये गलती है ईरानी हुकूमत की, जो भी हुकूमत में था। अब जो तो इसलिए पहले से इनके यहाँ तो हायरार्की बनी हुई थी कि ये खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा। तो उनकी हायरार्की अभी भी बनी हुई है, एक के बाद एक जितने को भी ये मारते जाएंगे उनके बाद दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली टेक ओवर करता रहेगा, और वो सिचुएशन को भी बेहतर समझता है। लेकिन मैंने आपको यही बताया कि क्या बेहतर समझना सिचुएशन को, जब आपका आसमान पूरा दुश्मनों के लिए खाली है कि वो कहीं से भी आए, किसी भी घर को गिरा दें, किसी को भी बमबारी कर दें। आपकी एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी क्लियर आसमान के नीचे लगी हुई है, खुले आसमान के नीचे, वो एक एक करके उसको वहां से टारगेट कर रहे हैं। तो थोड़े अरसे में ये तो खत्म हो जाएगा आपका जो भी दिफाई आपका हिसार है या जो भी है। लेकिन मुझे आपको मैं बता दूं कि अमेरिका क्योंकि एक तागूती क़ुव्वत है, तागूत और जुल्म हमेशा मिटने के लिए होता है, हमेशा डरपोक होता है। ये याद रखें, इतनी ताकत, इतनी सबके बावजूद इनके अंदर डर है, और वो नीचे जब आवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह ठीक है फिरते
हाथों में हथियार और डंडे लिए फिरते हुए देखेंगे तो वो उनको कीड़े पकड़ों की तरह मारने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उनके लिए ख्वाबों के अंदर वही जो है वो बहुत बड़े बड़े उनके लिए जो है वो शेर और लायन साबित होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है अगर उसने ईरान के अंदर हुकूमत बनाने की कोशिश की, या आप नोट कर लें, या जमीन पर उतरने की कोशिश की, तो ये एम्पायर का, ये अमेरिकन एम्पायर का ग्रेवयार्ड साबित होगा। अफगानिस्तान की तरह ये लंबी रॉड चलेगी, पाकिस्तान और इस खत्ते में डेफिनेटली बड़ा मसाइल क्रिएट होंगे। इसके लिए पाकिस्तान को फौरी तौर पर अफगानिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हमने तो पहले ही बढ़ाया, वही हमें जुल्म कर रहे हैं, उन्होंने जो हमारी हमने उनकी मेहमान नवाजी की चीज की, लेकिन अब उनको समझ आ जाना चाहिए कि इस वक्त जब आपस में इख्तलाफात छोड़ के हमें कुफ्फार के खिलाफ जो है मुत्तहिद होना। बेशक सर क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है? नहीं, इसमें कोई वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह अब इस वक्त कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज वक्त होता जब चाइना और रशिया, आप देखिए चाइना और रशिया के पर भरोसा करना सारी दुनिया को अब छोड़ देना चाहिए। ठीक है, चाइना और रशिया ने हर जगह पर बिल्कुल साइड लाइन इख्तियार की है खामोशी के साथ। एक एक इस्लामी मुल्क बारी बारी, इसराइल के शाम के अंदर इनके अड्डे थे रूस के। ठीक है, क्या किया रूस ने? कुछ भी नहीं, वहां से खामोशी से अपना सामान जहेज उठा के तो वापस चला गया। ठीक है, पूरे खत्ते के अंदर आप देखिए जब बहुत सारे इलाके में वेनेजुएला के अंदर चाइना का कितना बड़ा स्टेक था, वहां से वो अपना सारा ऑयल लेता था। चाइना ने कुछ भी वहां पे खामोशी इख्तियार की है और खामोशी से मुंह फेर के खड़ा हो गया। उसके बाद ईरान बचा था तेल लेने के लिए। आप देखिए कि कोई उसकी ऐसी कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल खामोश तमाशाई है। ऐसे तो कंडमनेशन तो देखिए बांग्लादेश भी कर रहा है, इथोपिया भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। ये कंडमनेशन जगह छिड़ती है जहां ताकतों का तवाजुन बिगड़ता है, जहां कई ताकतें एक साथ क्लैश की पोजीशन में आने लगती हैं। या तो कोई ताकत अकेली ताकत है इस वक्त अमेरिका, उसके सामने कोई ताकत है तो मुझे बता दें आप। कोई ताकत नहीं है। ठीक है, इस वक्त ईरान रशिया बिल्कुल खामोशी से कहता है मुझे तो यूक्रेन में बिजी रहने दो, आप उधर मुझे यूक्रेन में कुछ ना कहो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। चाइना कहता है यार बस ठीक है, डू वट एवर यू वांट, हमें तंग नहीं करो साउथ चाइना सी के अंदर। ठीक है, तो ये हम सबको इसका सबक लेना चाहिए। ठीक है, तो और तैयारी करनी चाहिए। ये मैं आपको बता दूं कि जो बातिल है वो एक एक करके आ रहा है, और ये हकीकत है कि एक एक करके आ रहा है। यही स्पेन के अंदर हुआ था, गरनाता में हुआ था कि पूरे स्पेन के पेनिनसुला के ऊपर हल्के हल्के उन्होंने छोटी छोटी रियासतें कब्जा की, और सबसे आखिर में फिर फॉल ऑफ गरनाता हुआ। तो ये आप नोट कर लें इस चीज को। तो ये इन पे भरोसा करना छोड़ दे। कोई तीसरी आलमी जंग नहीं होने जा रही। ये जंग मेरे ख्याल में चंद दिनों में, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, अगर इन्होंने इसी तरह से इसको खाली एजिलेशन तक रखा है, यानी उनको डिस्ट्रक्शन तक, स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने तक, न्यूक्लियर, और इनके साथ कोई वहां पे भी नायब सदर जिस तरह में आ गया, यहाँ पे कोई आ जाएगा इनके साथ एग्रीमेंट कर लेगा, जो उन्होंने करना था कर लिया। हाँ, अगर इन्होंने आगे का प्लान किया कोई इसमें दाखिल होने का ईरान में, और रजा पहलवी जैसे जाहिल बंदे को, कुफारों के दहरिए बंदे को लाने की कोशिश की, एथियस्ट को, तो फिर ईरान की आवाम जो है इनका अमेरिका का तख्ता पलट। सर ईरान अभी भी ये एक चीज जो है वो कंडेम कर रहा है कि ईरान वो ताकत इस्तेमाल करेगा जो इसराइल और अमेरिका ने सोची भी नहीं होगी। अल्लाह करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर ऐसा होना होता तो अब तक कर देना चाहिए था। व्हाट एल्स? ठीक है, फॉर व्हाट दे आर वेटिंग फॉर। ठीक है, अननेसेसरली ये बात है ऐसी तरह। ठीक है, अपने अवाम के जो जोश जज्बे के लिए, मोटिवेशन के लिए, मोराल के लिए चीजें जरूरी होती हैं, वो करनी पड़ती, लेकिन अगर हैड देयर बीन समथिंग लाइक दैट दे शुड हैव शोन इट। ठीक है, अभी और व्हाट एल्स दे आर वेटिंग फॉर। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर दे बारी बारी वो सब तबाह हो गया है, डिफेंस का उनका सारा, उनकी लीडरशिप टारगेट हो गई है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भी चीज है इनके पास। और जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर वो कह रहे हैं तो अल्लाह करे, हम दुआ कर सकते। सर सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद क्या लगता है मुस्लिम ममालिक का क्या रद्द अमल होगा? देख रहे हैं इस वक्त, वो कहते हैं भाड़ में जाए कोई भी, हमने अपनी अपनी देखनी है, क्योंकि उन सब की ज्यादातर की जो गवर्नमेंट है, आपने देखा है कि वहां पे इस तरह की डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो वो तो खुद वहां पे बड़े फ्रेजाइल गवर्नमेंट और कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, तो वो किसी के ऊपर शीशे के घर में बैठकर किसी में कोई बात नहीं करना चाहते। खासतौर पर बड़ी ताकतों के साथ तो आप देखिए, उन्होंने उनको अपने घर में जगह दी कि आइए आइए बैठिए, और उनको जहाज तोहफे में दिए हैं। ठीक है, उनको जनाब अपनी खवातीन के साथ डांस दिखाएं। तो ये तो उस तरह के हैं मुल्क, ये कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त। और ये बारी बारी देखें सब आ रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बिगल बजा रहा हूँ कि पाकिस्तान को आगोश के दाखिल लेने चाहिए, और हमें तैयारी करनी चाहिए फ्यूचर की। वर्ल्ड वॉर जो आप सब कह रहे हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो अगर शुरू हुई तो ये पाकिस्तान के साथ स्टार्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर इनकी आंखों में खटक रहे हैं। ईरान को तो देखिए आपने क्या कर दिया।
तो क्या पाकिस्तान के ड्यूक इनको आंखों में नहीं खटकेंगे इसराइल? और इसराइल के कई वजीर आजमों के बयान आ चुके हैं, बिन गोर्जन के, गोल्डा मेयर के, ठीक है, नेतन्याहू के बयान है कि हमारा जो सेकंड नंबर का एनिमी है वो पाकिस्तान। ये उसके अल्फाज है रिकॉर्ड के ऊपर, प्लीज नोट इट डाउन और प्रिपेयर फॉर इट। और अवाम को भी यही कहता हूं कि खुदा के वास्ते आपस में दस्तों गिरेबा होने के बजाय ये रेडिकलाइजेशन, ये कौन सा इस्लाम है ये, ठीक है, तो ये इसके चक्कर में धमाके, और ये अफगानिस्तान के अवाम से भी कि आपस में मिल जाएं। पाकिस्तान एक ऐसी कुव्वत है कि जो इनका मुकाबला कर सकती है, ठीक है, बाकी कुव्वतें तो नहीं कर सकती थी, लेकिन पाकिस्तान मुकाबला कर सकता है। और पाकिस्तान लेकिन अकेला नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान को अफगानिस्तान सपोर्ट करे, पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ तो हो ही गया डिफेंस पैक्ट, तुर्की के साथ है, अजरबैजान, हल्के हल्के लोग आ रहे हैं, अल्लाह करे तो ये एक सफबंदी हो रही है, एक्सिस ऑफ गुड और सामने एक्सिस ऑफ इविल खड़ा है, जो जिसके मुंह से खून टपक रहा है। और वो आज से नहीं, उसने एक को नहीं किया, वो एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो करे जा रहा है बारी बारी बारी। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि ट्रंप है या ओबामा है या बाइडन है, ये सब इन्होंने करोड़ों मुसलमानों को इन्होंने जो है वो हलाक किया है, शहीद किया है, इनके हाथों पर करोड़ों मुसलमानों का खून है। सर, अमेरिका ईरान की तमाम जो अहम क़यादत है उसको तबाह कर रहा है और जो बाकी उनकी साबिक जो क़यादत थी उनको भी मार रहा है। उनको मारने का क्या पर्पज़ है, जो साबिक क़यादत है? देखिए, इनकी तो पर्सनल ग्रज है। ट्रंप साहब जो तबीयत है वो उसमें पर्सनल ग्रज करते, चाहे वो अपनी कांग्रेस के अंदर उनके सेनेटर्स के साथ हो जाए, चाहे घर में हो जाए, चाहे गोल्फ खेलते हुए हो जाए, वो अपनी पर्सनल ग्रज निकालने वाला बंदा है। ये एक जख्मी और जो है आप कह लें कि इंतकामी सियासत करने वाला बंदा है। तो ये चाहे पुराने नए, वो पुरानों को भी इसलिए कर रहा है कि उनके उसके दिल में इन लोगों के लिए ग्रज है, चाहे वो अभी फ़आल नहीं है, एक्टिव नहीं है उनकी ईरान की सियासत में, ईरान के डिफेंस में और पॉलिसी मेकिंग में। लेकिन दरअसल कुछ तो लोग हैं, जैसे अहमदीनेजाद साहब हैं, स्टिल वो काउंसिल के मेंबर भी हैं, और तो जाहिर है कि वो उनको भी उन्होंने टारगेट में रखा हुआ है। तो लेकिन बाकी लोग की भी उनके साथ इंतखाबी सोच है। वो प्रिटेंड करता है कि जी मैं अमन का दाई हूँ, मैं दुनिया में अमन कर रहा हूँ। तो हम भी उसको इसलिए बोलते हैं कि वाह वाह जी जी, क्योंकि हमें पता है कि यार हमारी तरफ ना देख लीजिए, ये जिस तरफ देख रहा है उधर ही देखे, क्योंकि अभी वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। और अभी हमें प्रिपेयर्ड होना करना चाहिए अपने आप को। और अगले जो है, मैं समझता हूँ 5 साल के अंदर अंदर हमें इतना प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि यहाँ से हम टारगेट कर सकें दुश्मन के मेन हार्टलैंड पर जो भी हो, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ इवल का जो भी हार्टलैंड है, जो भी मेन सोर्स है, उसके हार्टलैंड पर हम डिलीवर कर सके, ग्राउंड जीरो बना सकें। सर, सुप्रीम लीडर की जो है शहादत के बाद ईरानी इंटेलिजेंस कंट्रोल रूम का जो है अब जो है क़यादत जो है हसन खामनाई साहब ने जो है वो क़यादत संभाली, और अमेरिका ने ये चीज़ कंडेम्ड की है कि अब हमारा अगला टारगेट जो है वो होंगे। देखिए, बिल्कुल से वो तो सही कह रहे हैं, वो तो उनके पास तो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है। अब ये आयतुल्लाह जो अली रज़ा आराफी साहब आए हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी सलामत रखे और इनको कायम दाम रखे, और इनको पीछे वाले जो भी इनके प्रेडिसेसर्स गुजरे हैं उनसे सीखना चाहिए कि जनाब हमें किस तरह से इनको डील करना है इस वक्त। और ये इस वक्त वहशी दरिंदे हैं चारों तरफ से जिन्होंने घेरा हुआ है, तो इनको इस वक्त ऐसी पॉलिसी कोई लानी चाहिए जिसमें किसी तरह से इस मामले को जल्द से जल्द ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए, और आसपास के मुल्कों के साथ इनको फौरन मिलाप करना चाहिए कि देखें जो कुछ हुआ वो पास्ट गवर्नमेंट ने किया। मैं इस वक्त रिकंसिलेशन मोड में आया और मैं आप लोग के साथ बात करता हूं, इनको आप रोके, आप बताइए कि ये जुल्म नहीं है, ये बच्चियों के स्कूल के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, इन्होंने 100 से ज्यादा बच्चियां मार दी हैं। तो इस तरह की बात की जा सकती है जो जायज हो, जिसको दूसरों को दिल को लगे, उनको लगे कि यार एक कोई इंसान ऐसा आया है जो हमारे साथ वाकई उसकी वो बात कर रहा है और ये इसका ही मीन इट, और वो आगे हमारे साथ रिलेशन उस्तवार रखेगा, वो अपने यहाँ के रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट नहीं करेगा हमारे मुल्कों में, हमारी हुकूमतों के लिए खतरा नहीं बनेगा, तो वो डेफिनेटली वो फिर मिलके कोशिश करेंगे। तो दुनिया में अभी भी एक आप कह लें कि ग्राउंड है कि हम अगर नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी को वी कैन गिव अ चांस। सर, मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहूँगा, इसके बाद आपसे इजाज़त लेंगे। सर, यूएई ने जो है ईरान के सदर को मुखातिब करते हुए एक चीज़ जो है कही, उन्होंने कहा जी आपकी जंग पड़ोसियों के साथ नहीं है। क्या आपको लगता है इस वक्त जो ईरान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है और यूएई का ऐसा बयान, क्या ये ठीक है?
देखिए, यूएई का बयान बिल्कुल ठीक है और उन्होंने यही कहा है कि भाई आपकी जंग पड़ोसियों से नहीं है, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे साथ। हमारे अपने मुल्क के मफादात थे, हमने इजराइल को तस्लीम कर लिया, हमारे अपने मुल्क के मफादात थे, हमने देखा, हमने अड्डे दे दिए, या जो भी है वो उनके अपने डिसीजंस हैं, उनके अपने इंडिविजुअल अपने मुल्क के सरबराह हैं, वो जो भी चाहे डिसीजन ले सकते हैं। इसमें इस ईरान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ईरान को मैंने यही कहा कि ईरान ने ये थोड़ी सी गलतियां की हैं कि वो उनको ऐसे मिसाइल आबादियों की तरफ नहीं, हाँ ये अगर इतने एक्यूरेट थे कि ये बेसिस पे गिरते तो इनको फिर फायर करने चाहिए थे। इस तरह से डिसोरिएंटेशन वाले या इनएक्यूरेट वेपन्स फायर नहीं करनी चाहिए जो आपके दरमियान खलीज पैदा कर दे, कोई बदगुमानी पैदा कर दे। तो ये बदगुमानी पैदा हो गई है, लेकिन अभी एक मौका जरूर क्रिएट हो गया है कि नई क़यादत आ रही है, नई क़यादत के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और अपनी पॉलिसी है, होगी, होनी चाहिए। वो कहे कि ठीक है यार, जो गया, व्हाटएवर हैज हैपेंड, नाउ वी वांट to restore our country. Now we want to build our relation with the Arabic countries, ठीक है, right from the scratch. और अब हम नए पोस्टर के साथ आ रहे हैं, वी विल नॉट बी अ थ्रेट टू एनी नेबरिंग कंट्री। और हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। आइए आप दोबारा से एग्रीमेंट के लिए बैठे, बात करें, क्योंकि ये तो देखिए, ये तो एग्रीमेंट का बहाना बनाते हैं और ये आप इनको क्रश करने के चक्कर में है। और आप देखिए कि ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था। उनका अमान के सदर ने बयान दिया था जेनेवा के अंदर कि जनाब ये एग्रीमेंट हो गया एंड दे आर एग्रीड कि वो अपनी जो है वो उसका यूरेनियम अफजोदगी को वो खत्म करने पर तैयार है और वो सारा यूरेनियम जो है वो देने को तैयार है। बहुत शुक्रिया सर, मेरे साथ मौजूद थे मेजर रिटायर्ड शेख मोहम्मद नदीम साहब और तफसीली गुफ्तगू रही ईरान और अमेरिका की जंग, अगला क्या लाए अमल होगा। अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।